हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे मॉडर्न अलजेब्रा की इस प्रैक्टिस सेशन में। आज के इस सेशन में हम साइलो थ्योरम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। साइलो थ्योरम्स का जो टॉपिक है वो मैंने आपको क्लास में कवर नहीं कराया, तो आज का जो क्लास है इसमें मैं आपको पहले साइलो थ्योरम का टॉपिक कराऊंगा पूरा, है ना। साइलो थ्योरम्स क्या होती हैं, वो क्या कहती हैं, उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, साइलो थ्योरम्स जो है टॉपिक हम करेंगे, परंतु उससे पहले एक और टॉपिक है जो आप सबको जो है मतलब पता होना चाहिए ना, इसकी नॉलेज आप सबको होनी चाहिए, एंड दैट इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। आप सबको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो आता है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। व्हाट आर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स? ठीक है, इंटरनल डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट से क्या आशय है हमारा, वो देख लेते हैं। मान लीजिए जी कोई ग्रुप है, लेट जी बी एनी ग्रुप। ठीक है, एंड H1 H2 बी से नॉर्मल सब ग्रुप सब बी नॉर्मल सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप सब जी। ठीक है, we say that G is internal direct product of G is internal direct product of H1 and H2, and we write G equals H1 and 2 if पहला H1 into H2 equal to G, that means G is the product of H1 and H2. Second, H1 intersection H2 is the singleton identity. ठीक है, तो G कोई भी ग्रुप है और H1 H2 नॉर्मल सब ग्रुप से G के, तो हम कहते हैं कि G इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा H1 H2 का। अगर पहली बात G जो है H1 H2 का प्रोडक्ट हो, दूसरी बात H1 और H2 के इंटरसेक्शन में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा हो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कोई भी दो सब ग्रुप किसी ग्रुप G के, तो हम कहते हैं कि G उनका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। ठीक है ना, क्या है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने G ले लिया Q8, इसमें चेक कर रहा हूँ है या नहीं है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो Q8 में अगर मैं Q8 में सारे सब ग्रुप्स ही नॉर्मल होते हैं ना, तो Q8 में अगर मैं ये G हो गया मेरा, H1 मान लो मैंने E ले लिया, E मतलब 1, और H2 मान लो मैंने पूरा Q8 ही ले लिया, क्योंकि वहाँ ये तो बोला नहीं है कि H1 H2 प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं। ऑब्वियसली पहली चीज़ आप देख पा रहे हो कि H1 H2 दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जी के। दूसरा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे H1 और H2 का, तो पूरा का पूरा आपका क्या आ जाएगा, Q8 आ जाएगा। और तीसरा कि H1 इंटरसेक्शन H2 में ऑब्वियसली केवल 1 कॉमन है, तो ऐसा आप कह सकते हो G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Q8 एंड सिंगल। इनफैक्ट ये कोई बड़ी बात नहीं है Q8 को आपने ऐसे लिख दिया, इनफैक्ट आप ये एज अ फैक्ट लिख सकते हो। क्या फैक्ट ये है कि फॉर एनी ग्रुप G, G is always internal direct product of G and, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, उनमें कॉमन केवल E है। तो कोई भी ग्रुप जो है अपना और आइडेंटिटी वाला जो आपका सब ग्रुप है सिंगलटन ही है ना, उन दोनों का हमेशा आईडीपी बनता है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम और एग्जांपल अगर कंसिडर करें, जैसे और एग्जांपल लेते हैं,
आपको पता है कि रियल नंबर विद नॉन जीरो रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपका एक ग्रुप बनाता है, इज ए ग्रुप। अब अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं, मान लो x, मैंने कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लिया, तो दो केस बन सकते हैं, या तो x पॉजिटिव होगा या तो x नेगेटिव होगा। ठीक है, बन सकते हैं कि नहीं? अगर x पॉजिटिव हुआ तो x इज इक्वल टू मॉड x हो जाएगा, और अगर x नेगेटिव हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस मॉड x हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं x को लिख सकता हूँ आइदर 1 इंटू मॉड x, या फिर मैं x को लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू मॉड। ठीक है, ये जो आपका 1 इंटू मॉड x है, 1 इंटू मॉड x में ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी मॉड x आपका पॉजिटिव है। x नॉन जीरो है तो मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है। आप यहाँ से देख ये पा रहे हो, यहाँ से आप ऑब्जर्व ये कर पा रहे हो कि जो आपका आर स्टार है उसका हर एलिमेंट अगर मैं एक सेट डिफाइन करूँ, लेट h1 टू बी आर पॉजिटिव ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड h2 टू बी द सेट -1, 1। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व ये कर पा रहे हो कि हर रियल नंबर इज आइदर 1 इंटू एन एलिमेंट ऑफ आर प्लस, और इट इज -1 इंटू एन एलिमेंट ऑफ आर प्लस। या तो 1 इंटू सम पॉजिटिव रियल नंबर है, या फिर -1 इंटू सम पॉजिटिव रियल नंबर है। हर रियल नंबर ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो, दरअसल हर नॉन जीरो रियल नंबर, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो आपका h1 h2 आपने लिया है, उन दोनों का प्रोडक्ट आपका आर स्टार है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट, एक एलिमेंट इसका इंटू एक एलिमेंट इसका हमेशा लिखा जा रहा है। ठीक है ना, एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लो और 1 या -1 में से कोई भी ले लो, हमेशा उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका करोगे तो पूरा पॉजिटिव रियल, पूरा नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट आ जाए। ठीक है, ऑल्सो आर स्टार इज वॉट, अबिलियन। अबिलियन है तो इसके सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे, इसका मतलब h1 एंड h2 विल बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ व्हाट, आर स्टार के नॉर्मल सब ग्रुप भी हैं। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज h1 इंटरसेक्शन h1 आपका आर पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी नहीं सॉरी, इंटरसेक्शन 1, -1, तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर और 1 और -1 में कॉमन क्या है, तो इंटरसेक्शन भी केवल आइडेंटिटी आ रहा है, ये कंडीशन भी डन है। h1 h2 दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ये कंडीशन भी डन है, और r जो है h1 h2 का प्रोडक्ट है, ये भी डन है। तीनों कंडीशन अगर डन हो जाती हैं तो मैं कह देता हूँ कि जो आपका ये ग्रुप है आर स्टार, दैट इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ h1 एंड, या यूं कहें कि जो आपका पॉजिटिव, जो आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, ग्रुप है, सेट नहीं ग्रुप है, दैट इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स का ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड द ग्रुप 1, ठीक है, ये फैक्ट यहाँ से आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा एग्जांपल कंसिडर करूँ, एंड सपोज करो नाउ आई एम कंसिडरिंग रैशनल नंबर्स का, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिएगा क्या कंसिडर कर रहा हूँ, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे भी वही कहानी दोहरा हो गया, आप देख पाओगे एकदम सेम, जहाँ जहाँ मैंने पिछले वाले में आर लिखा है वहाँ पे आप यहाँ पे क्यू लिख देना, बस इतना ही फर्क है। तो आप देखोगे कि आपका जो ये क्यू स्टार है, ये भी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। क्यू स्टार इज ऑल्सो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ क्यू प्लस एंड 1, माइनस। ठीक है, क्यू प्लस एंड 1, इन दोनों का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और 1, -1। एक और अद्भुत एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपको ध्यान होगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन -0, so I am removing the point 0, रिमूव हो गया। तो मैं ओरिजिन रिमूव करना चाह रहा था, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा अच्छी रेखाएं खींचते हैं,
तो हमारे पास टूल है तो क्यों घबराना नहीं। तो लेट्स ड्रॉ गुड लाइन। ये हो गया आपका वाई एक्सिस का एक हिस्सा, तो वाई एक्सिस का दूसरा हिस्सा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स का दूसरा हिस्सा। हमने क्या किया, ओरिजिन हटा दिया है। ओरिजिन जो है हमने हटा, यहाँ जो ओरिजिन था आपका, ओरिजिन 0,0 वो हटा दिया। मतलब ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से ओरिजिन हटा के सी स्टार की बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सारी दुनिया को पता है कि ये ग्रुप बनाता है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का जो आपका है स्ट्रक्चर, वो एक ग्रुप बनता है ना। और इसको पंक्चर्ड प्लेन भी बोल सकते हो आप। पंक्चर्ड प्लेन इस सेंस में कि भाई आपका जो ओरिजिन है वहाँ पे आपने पंक्चर कर दिया, वहाँ से ओरिजिन हटा दिया गया। ये जो आपका पंक्चर्ड प्लेन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट इज अ ग्रुप। उसके अलावा इस पे एक सुंदर सा ग्रुप और आप जानते हैं बनता है। कौन सा है वो सुंदर सा ग्रुप? तो वो सुंदर सा ग्रुप है ये वाला, द सर्कल ग्रुप। के बारे में सारी दुनिया को कथा पता है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, जिसकी रेडियस 1 होती है। ठीक है ना ऐसी। अब ये जो है, ये आपका पॉइंट कौन सा होगा? दिस पॉइंट विल बी 1,0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लिख सकते हो 0, सॉरी 1 प्लस आयोटा 0, 1 प्लस आई 0, केवल 1 भी चाहो तो लिख सकते हो। ये आपका ग्रुप है S1। S1 भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। इसके साथ ही साथ ये जो लाइन है ये आपकी पॉजिटिव रियल नंबर वाली लाइन है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर यही होंगे, ये भी ग्रुप बनाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका R पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सी स्टार के मैं दो ग्रुप्स अंडर कंसिडरेशन ले रहा हूं, एक आपका द सर्कल ग्रुप और एक आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस। दोनों सब ग्रुप बनाते हैं सी स्टार के। ठीक है, और क्योंकि सी स्टार अबिलियन है तो ऑब्वियसली दोनों नॉर्मल सब ग्रुप भी होंगे। तो पहली चीज़ हमारी क्लियर है। यहाँ देखिएगा, पहली चीज़ कि अगर मैं H1 को ले रहा हूँ, S1 द सर्कल ग्रुप, इट इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सी स्टार। अगर मैं H2 को ले रहा हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस। अब दूसरी कंडीशन, अगर मैं H1 इंटरसेक्शन H2 करूँ, तो आप देख पा रहे हैं सर्कल में और पॉजिटिव रियल नंबर्स में क्या कॉमन है। पॉजिटिव रियल नंबर्स और सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है? 1। दैट मीन्स द आइडेंटिटी एलिमेंट, इनके इंटरसेक्शन में केवल आइडेंटिटी है। अब तीसरी चीज और आप देखिएगा, फॉर एनी जेड बिलोंग्स टू सी स्टार, है ना, जी जेड को आप हमेशा लिख सकते हैं मॉड जेड इंटू ई टू द पावर आई थीटा, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां जो मॉड जेड है वो पॉजिटिव होगा और ई की पावर आई थीटा जो है वो सर्कल के ऊपर का पॉइंट होगा। नहीं होगा कि नहीं? क्योंकि ई की पावर आई थीटा का मॉड 1 आएगा, यूनिट सर्कल का पॉइंट। तो ये आपका जो है, दिस बिकम्स पॉइंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड दिस बिकम्स पॉइंट ऑफ यूनिट सर्कल। एवरी पॉइंट ऑफ सी स्टार is product of a point from positive real numbers and a point from unit circle। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका C स्टार है, जो आपका C स्टार है, that is nothing but what, R पॉजिटिव और इनटू में S1। तीसरी कंडीशन भी डन हो गई कि C स्टार जो है इन तीनों का, दोनों का प्रोडक्ट है। मतलब C स्टार जो है बेसिकली C स्टार H1 इंटू H2 है। तो C स्टार H1 इंटू H2 भी है, साथ ही साथ H1 H2 दोनों नॉर्मल सब ग्रुप भी हैं और उनके इंटरसेक्शन में केवल आइडेंटिटी है। इन समस्त तथ्यों से यह इंगित होता है कि जो आपका C स्टार है, जो आपका C स्टार है, वो दरअसल इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 और H1 H2 कौन है? H1 H2 कौन है? C स्टार इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड व्हाट, द सर्कल ग्रुप। सी स्टार आपका इन दोनों का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको आई होप इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का क्या मतलब है। ठीक है।
इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लो जी जो है वो H1 और H2 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। मान लो मैंने H1 का एलिमेंट लिया है और H2 का एलिमेंट। मुझे ये बताना कि एक्चुअली मैं ये क्लेम करना चाह रहा हूँ, क्लेम मैं ये करना चाह रहा हूँ, जो आपका H1 H2 है ना, दरअसल वो H2 H1 के बराबर आएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू क्लेम। अगर जी H1 H2 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो H1 H2 विल बी H2 H1। ठीक, कैसे, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? तो देखिएगा ध्यान से, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ। कंसिडर करते हैं ये, क्या कंसिडर, कंसिडर H1 H2 इंटू में H2 H1 का इनवर्स। अगर मैं इसको आइडेंटिटी दिखा दूंगा तो हो जाएगा मेरा काम, है ना। H2 H1 का इनवर्स ये किसके बराबर आएगा? दिस विल बी H1 H2 इंटू H1 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स। अगर आप इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट H1 का होगा। क्यों? क्योंकि भाई H2 का एलिमेंट है, H2 इनवर्स H2 का एलिमेंट है, और ये जो आपका है H1 इनवर्स, ये H1 का एलिमेंट है और H1 नॉर्मल है। तो इसका रीजन ये है क्योंकि, देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा, सिंस H1 is normal in G and H2 belongs to H2 is obviously a subgroup of G. Also H1 belongs to H1 implies H1 inverse also belongs to H1. H1 इनवर्स H1 में है, H2 G में है, और H1 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, से ये पता चलेगा कि आपका H2 H1 इनवर्स H2 का इनवर्स विल बी एन एलिमेंट ऑफ H1। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग नॉर्मल। ऑल्सो H1 भी बिलोंग कर रहा है H1 में, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट मीन्स H1 H2 H1 इनवर्स H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H1। तो ये H1 का एलिमेंट बन गया, ठीक है ना। सिमिलरली देखना ध्यान से, जो आपका H1 H2 H और H1 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, H1 H2 इंटू H1 इनवर्स इंटू में H2 इनवर्स। अब ये फैक्ट यूज करो कि H2 नॉर्मल है, तो यहाँ बीच में किसका एलिमेंट है? H2 का। ये H1 किसका एलिमेंट है? G का। तो G का एलिमेंट इंटू H2 का एलिमेंट इंटू उस G के एलिमेंट का इनवर्स, किसका एलिमेंट बन जाएगा? ये पूरा H2 का। और ये तो ऑलरेडी H2 में है ही, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एलिमेंट जो आपका H1 H2 H1 इनवर्स H2 इनवर्स है, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू H2। तो ये H1 भी है, H2 में भी है। इसका मतलब H1 H2 H1 इनवर्स H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, दोनों में आ गया तो इंटरसेक्शन में आ गया, लेकिन इंटरसेक्शन में तो कोई आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ H1 H2 H1 H2 का होल इनवर्स, है ना। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ई, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब H1 H2 उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, इज इक्वल टू, एक मिनट, ये हो जाएगा H2 H1 ना, इक्वल टू H2, ठीक है, इक्वल टू H2 इंटू H। तो अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो H1 H2 के एलिमेंट जो है आपस में कम्यूट करें। और एक चीज़ और आप देख पाओगे, ये भी आप प्रूव कर पाओगे बड़े आराम से, इफ G is equal to H1 internal direct product H2, then every element X belongs to G can be uniquely expressed as
x इक्वल टू एच के, फिर h बिलोंग्स टू h एंड k बिलोंग्स, ठीक है, या सॉरी h बिलोंग्स टू h1 h2 है ना यहाँ, एंड k बिलोंग्स टू, फिर आप चाहो तो यहाँ h1 h2 लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं। पहला एलिमेंट h1 से, दूसरा एलिमेंट h2, तो हर एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस कर पाओगे h इंटू के टाइप का, ठीक है। कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? यूनिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि दैट इज अगर आपने x को लिख दिया h1 इंटू k1 भी और उसी x को लिख दिया h2 इंटू k2 भी, तो फिर आप ये प्रूव कर पाओगे कि h1 बराबर h2 एंड k1 बराबर, ठीक है, ये है। इस फैक्ट को भुना ऐसे सकते हो, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हो, अगर G इज इक्वल टू इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2, तो आपका साई अगर मैप डिफाइन किया जाए G से लेकर के H1 क्रॉस H2, कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि साई ऑफ H इंटू के या H1 इंटू H2, आपको पता है कि हर एलिमेंट जो G में है वो यूनिकली एक्सप्रेस हो जाएगा एज प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम H1 एंड एलिमेंट फ्रॉम H2, अभी बताया आपको। तो जो भी x G से उठाओगे वो H1 इंटू H2 फॉर्म का होगा फॉर यूनिक H1 इन H1 एंड H2 इन H2। इसको मैं मैप कर रहा हूँ H1 कॉमा H2, इस पे मैप कर रहा हूँ H1 कॉमा H2 पे। वेरीफाई कर सकते हो बड़े आराम से कि दिस साई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो इनफैक्ट आप ये कहना चाह रहे हो दैट इज G इज आइसोमॉर्फिक टू H1 क्रॉस H, या यूं कहो कि जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के आइसोमॉर्फिक होता है। मैं यहाँ पे दो के लिए सारे रिजल्ट प्रूव कर रहा हूँ। जब दो सब ग्रुप्स का आईडीपी है, दो से अधिक सब ग्रुप्स का आईडीपी भी इसी प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं, और ये तमाम रिजल्ट जो है उसमें भी वैलिड है कि अगर G H1 H2 HK का आईडीपी है तो जो G है वो आइसोमॉर्फिक होगा H1 H2 HK के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के, ठीक है। और ये तमाम रिजल्ट की यूनिक प्रकार से आप लिख सकते हैं किसी भी G के एलिमेंट को एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन H1 H2 HK, वो वहाँ पे भी वैलिड है। और वहाँ पे भी ये रिजल्ट वैलिड है कि अगर G आईडीपी है H1 H2 HK का, तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट HI एंड HJ लो तो उनके एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो रिजल्ट तमाम वहाँ पे भी वैलिड होंगे। तो मैं यहाँ बस दो के लिए कर रहा हूँ, बट वो वैलिड हैं आपके दो से अधिक सब ग्रुप्स के आईडीपी के केस में भी। अब एक चीज़ और देखिएगा, मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसको भी ऑब्जर्वेशन की तरह देख लीजिए। मान लीजिए G आपका है, इधर देखो, मान लो मैंने एक मैप डिफाइन किया H इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो G कोई है जो H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, सपोज करो, से लेकर के H। कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि फाई ऑफ एच के इज इक्वल टू H। तो आप वेरीफाई कर सकते हो ऑब्वियसली कि ये मैपिंग दरअसल एक ऑन टू होमोर्फिज्म, दिस मैपिंग इज एन ऑन टू होमोर्फिज्म। ऑन टू तो है ही, यहाँ कोई H उठाओगे तो K को आइडेंटिटी ले लोगे तो उसकी प्री मैच बुक है H खुद बन जाएगा। और होमोर्फिज्म भी है क्योंकि आप फाई ऑफ अगर H1 इंटू के वन मल्टीप्लाइड बाई H2 इंटू के टू करते हैं, टू इंटू के टू करते हैं, आपको पता है कि K1 H2 से कम्यूट कर जाएगा, तो ये फाई ऑफ H1 H2 K1 K2 हो जाएगा, जहाँ पे ये H का एलिमेंट ये K का एलिमेंट होगा, और बाय डेफिनेशन हम H वाले पे भेज रहे हैं तो ये H1 H2 हो जाएगा, जो कि आपका फाई ऑफ H1 इंटू K1 मल्टीप्लाइड बाई फाई ऑफ H2 इंटू K2 हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली एक क्या है, फाई एक्स वाई इज फाई एक्स इंटू फाई वाई, मतलब ये होमोर्फिज्म भी है, और ऑन टू तो साफ साफ दिख रहा है। नाउ व्हाट अबाउट कर्नल? कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। व्हाट अबाउट द कर्नल ऑफ दिस होमोर्फिज्म? So what is kernel of this homorphism? If I talk about kernel, so kernel of this homorphism, kernel of phi, will contain those elements hk belongs to H into K, so that phi of hk is equal to identity. So that means those H into K where hk and phi hk is given to be H, H आइडेंटिटी हो गया, तो मतलब ये कौन सा एलिमेंट आ गया,
के आ गया, जहाँ के किसका एलिमेंट था, ऑब्वियसली के का, तो मतलब ये आपका के आ गया, कर्नल फाई जो है वो के आ गया। तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आप ये कह सकते हैं कि एच और के का जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है दैट बाय द कोसेंट कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू एच ना। तो अगर जी एच और के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो एच और के का जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है अगर उसका आप क्या नाम है कोसेंट ग्रुप बनाते हो विद द हेल्प ऑफ के, है ना, विद द हेल्प ऑफ के, तो एच का आइसोमॉर्फिक आएगा। और सिमिलरली आप ये भी प्रूफ करने का प्रयास कर सकते हो और एकदम ऐसे प्रूफ हो जाएगा कि अगर एच इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अपॉन एच करते हो तो दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू के। तो याद करने का तरीका ये है कि के कट गया एच आ गया, एच एच कट गया के आ गया, याद करते। लेकिन ये तभी कट जाएगा जब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है जैसे अभी आपने एक चीज़ प्रूव करी थी, एक एप्लीकेशन ऐसे हो सकता है, तो ये पता है कि जो आर होता है, आर स्टार, दैट इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, दैट वाज इंटरनल प्रोडक्ट ऑफ आर पॉजिटिव एंड द ग्रुप 1, -1। तो इन व्यू ऑफ दैट रिजल्ट आई कैन से दैट आर स्टार का अगर कोसेंट ग्रुप बनाओगे पॉजिटिव रियल नंबर्स के साथ तो दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू 1, दैट मीन्स इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। आर स्टार का कोसेंट ग्रुप with respect to positive real numbers is nothing but a cyclic group of order 2, डायरेक्टली पता चल गया। इसी प्रकार से ये तो पहला हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं आर स्टार अपॉन में दूसरा वाला ग्रुप लगाता 1, -1, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू पॉजिटिव रियल नंबर्स का ग्रुप, तो दिस इज ऑब्वियसली अ नॉन साइक्लिक। सिमिलरली अभी हमने क्यू के बारे में भी बोला था ऐसा ही कुछ। सिमिलरली as Q star is Q positive internal direct product of 1, -1. Now you can say that Q star upon Q positive is isomorphic to 1, -1 which is further isomorphic to Z2। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का कोसेंट ग्रुप अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ बनाओगे तो वो एक साइक्लिक ग्रुप आता है 2 ऑर्डर का, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का कोसेंट ग्रुप बनाते हो 1, -1 के साथ तो आइसोमॉर्फिक टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ये एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से तो बस इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और अच्छा आ सकते हैं। और इसी प्रकार से आप एक चीज़ और देख सकते हो, जैसे आपने अभी देखा था जो आपका सी स्टार होता है, जो आपका सी स्टार होता है ऑल्सो, जो आपका सी स्टार होता है दैट इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है थर्ड के दो, कि वो वो सॉरी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है किसका किसका, पॉजिटिव रियल नंबर्स और 1, नहीं, दैट वाज पॉजिटिव रियल नंबर्स और यूनिट सर्कल ना। तो यहाँ से आपके पास क्या ज्ञान मिलेगा, यहाँ से आपके पास ज्ञान ये मिल सकता है अगर आप ग्रहण करने के इच्छुक हैं तो आपको ये पता चल सकता है पहला कि सी स्टार अपॉन में अगर आप आर पॉजिटिव करते हैं तो दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू एस। और इसी प्रकार से अगर आप सी स्टार अपॉन में आर पॉजिटिव करते हैं, सॉरी S1 करते हैं, तो दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आर पॉजिटिव। तो ये दो भी आपको ध्यान में रखने हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है। इसको मैंने एक और तरीके से भी प्रूव करके दिखाया था थ्रू होमोमॉर्फिज्म कि सी प्लस अपॉन में आर प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू S1 द सर्कल ग्रुप, ठीक है। उस तरीके से भी मैंने बताया था, ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इंटरनल डायरेक्ट क्या नाम है प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर विच इज पी ग्रुप। तो व्हाट इज अ पी ग्रुप? So let P be a prime, P be prime,
a group G is said to be a P group, said to be a P group if every element A belongs to A of G has order P to the power alpha for some alpha belongs to natural. So in fact every नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह सकते हो आप, और अगर आइडेंटिटी भी इंक्लूड कर सकते हो, करना चाह रहे हो तो यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। तो P की पावर 0 होके 1 हो जाएगा। कोई भी ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो किसी प्राइम P की पावर हो रहा है, तो ऐसे ग्रुप को हम P ग्रुप कहते हैं। तो डेफिनेशन से क्लियर है कि अगर कोई ग्रुप P ग्रुप है तो फिर वो किसी Q के लिए Q ग्रुप नहीं हो सकता है। अगर हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है किसी सिंगल प्राइम P की पावर है तो फिर हर एलिमेंट का ऑर्डर किसी दूसरे प्राइम Q की पावर नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो प्राइम है किसी कोई भी ग्रुप जो है या तो P ग्रुप होगा या तो फॉर सम प्राइम Q ग्रुप होगा, ऐसा नहीं कि वो P ग्रुप Q ग्रुप दोनों हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल इसका देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Q8 की बात करूँ तो व्हाट इज Q8, आपको ध्यान है व्हाट इज Q8? Q8 इज +-1 +-i +-j +-k। तो अगर आप देखें ध्यान से, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1, दैट इज आइडेंटिटी को तो छोड़ ही दिया करो, वो तो वैसे ही मान राजी हो जाएगा हमेशा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ -1, दैट इज 2 to the power 1। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ i और ऑर्डर ऑफ -i और ऑर्डर ऑफ j और ऑर्डर ऑफ -j और ऑर्डर ऑफ k और ऑर्डर ऑफ -k, दे आर ऑल इक्वल टू 4 which is 2 square। So every non-identity element of Q8 has order 2 to the power something, या तो 2 to the power 1 है या तो 2 to the power 2 है। So I can say that Q8 is a 2 group। Q8 is a 2 group, ठीक है। Q8 is a 2 group। हर एक नॉन एंटी एलिमेंट का ऑर्डर जो है 2 की पावर है, इसलिए ये क्या हो गया, 2 ग्रुप हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाह रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी HZP की, अगर आपको ध्यान हो, HZP में आपके पास आता है 1AB 01C 001, है ना। तो जहाँ पे ABC किससे लेते हैं आप, ZP से। और आपको ध्यान हो तो जो इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ A या तो 1 होता है या तो P होता है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू ZP, फिर P इज ऑड प्राइम। और अगर ऑड प्राइम नहीं भी होगा तो ऐसे देखो ना, ऑर्डर ऑफ, अगर कोई भी ए आपने HZP में ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ HZP विच इज P क्यूब। ऑर्डर ए के लिए क्या क्या चॉइसेस बन सकती है, 1 हो सकता है या P हो सकता है या P स्क्वायर हो सकता है या P क्यूब हो सकता है। P क्यूब ऑर्डर वाला तो कोई नहीं मिलता है क्योंकि ये नॉन एबिलियन ग्रुप बनाता है हमेशा। तो 1P या P स्क्वायर हो सकता है हर एक एलिमेंट का ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक P ग्रुप है। तो HZP इज अ P ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं कंसिडर करूं ये ग्रुप ZP क्रॉस ZP क्रॉस ZP एंड सो ऑन, infinitely many, मतलब बेसिकली इसमें एलिमेंट आई एम गोइंग टू टेक लाइक दिस, दीज आर सीक्वेंसेस ANs, जहाँ पे हर AN जो है आपका वो ZP से आ रहा है, और एवरी N बिलोंग्स नेचुरल विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट वाइज एडिशन, दिस विल बी ए ग्रुप। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब भी किसी एलिमेंट की पावर आप P लगाएंगे तो वो एक्चुअली P टाइम्स AN हो जाएगा, क्योंकि पावर P का मतलब है AN प्लस AN प्लस AN P टाइम्स, ना, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन में एडिशन लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 0, P टाइम्स एनी एलिमेंट इज 0, 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, है ना। तो इसका मतलब इसमें भी जो ऑर्डर ऑफ AN है वो आइदर 1 है और P है। 1 केवल आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है, तो हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर P है। तो ये एक इनफाइनाइट P ग्रुप है, इज
एंड इनफाइनाइट, क्या है ये, इनफाइनाइट। ठीक है, और भी तमाम एग्जांपल्स आप बना सकते हैं पी ग्रुप्स के। वही चीज देखिएगा ध्यान से, नोट देखिएगा और या ऑब्जर्वेशन जो भी आपको अच्छा लगे। और फाइनाइट ग्रुप पी ग्रुप कब होगा, फाइनाइट ग्रुप पी ग्रुप कब होगा, और फाइनाइट ग्रुप जी is a P group if and only if order of G is equal to P to the power alpha for some alpha belongs to natural number। कोई फाइनाइट ग्रुप को अगर पी ग्रुप होना है तो उसका जो है ऑर्डर वो उसी प्राइम पी की कोई कोई जो है कह दो पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। जैसे फॉर एग्जांपल, केवल फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट ग्रुप भी पी ग्रुप हो सकता है, मैंने एग्जांपल दिया आपको। जैसे मैं ऑर्डर ऑफ क्यू8 की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ क्यू8 है 2 का क्यूब, इसका मतलब क्यू8 इज अ 2 ग्रुप, है ना। और भी बहुत सारे तमाम एग्जांपल आप बना सकते हो। जैसे ऑर्डर ऑफ मैं बात करूँ जेड पी क्रॉस जेड पी क्रॉस जेड पी, तो दैट इज पी क्यूब, इसका मतलब जो आपका जेड पी क्रॉस जेड पी है इज अ पी ग्रुप एंड सो ऑन। पी ग्रुप का मतलब अगर फाइनाइट ग्रुप है तो पी ग्रुप कहना है तो उसका ऑर्डर उस प्राइम पी की कोई ना कोई पावर होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। जैसे जेड8 आपका एक 2 ग्रुप है क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो 2 टू द पावर 3 है, जेड8 भी 2 ग्रुप है, क्यू8 भी 2 ग्रुप है, तो कोई पी ग्रुप हमेशा अबिलियन ही हो या हमेशा नॉन अबिलियन हो, ऐसी कोई जो है रिजल्ट नहीं है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी एस एस जी की, पी साइलो सब ग्रुप। क्या, व्हाट इज पी साइलो सब ग्रुप, पी एस जी, so let G be a finite group, let G be a finite group, ठीक है, and order of G is equal to P to the power alpha into M where P is a prime, ना, and GCD of P and M equal to 1, या यूं कहो P doesn't divide, जो भी आपको उचित लगे। ठीक है, then any subgroup H of G such that order of H is P to the power alpha is called a PSS। PSSG शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअली इसको बोलते हैं पी साइलो सब ग्रुप, बोलते हैं पी साइलो सब ग्रुप। व्हाट इज पी साइलो सब ग्रुप, तो कोई भी ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है पी टू द पावर अल्फा हो जाए, जहां पी एम के साथ जीसीडी 1 रखना चाहिए और जी का ऑर्डर पी के पावर अल्फा इंटू एम टाइप का हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, बिना एग्जाम्पल की चीज़ें स्पष्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मान लो जी मेरे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर सपोज करो पी टू द पावर अल्फा है, पावर अल्फा तो ऑलरेडी बोल दिया मैंने, मान लो 45 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 5। तो इसमें याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ 3 एस एस जी, 3 साइलो सब ग्रुप हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज़ 9, और इसमें ऑर्डर ऑफ 5 एस एस जी विल बी 5 की पावर 1 विच इज़ 5। तो बेसिकली कोई एक प्राइम चूज करो, है ना, जो ग्रुप के ऑर्डर में ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो, उस प्राइम की मैक्सिमम पावर जो आप बाहर निकाल सकते हो, वो जो ऑर्डर वाला सब ग्रुप बनेगा उसको पी एस एस जी बोलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइम पी। जैसे यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर में 45 से क्या बाहर ले सकता था 2,
है ना। तो जो PSSG है, जो इसमें 3SSG है, उसका ऑर्डर होगा 9। इसी प्रकार से प्राइम 5 की मैक्सिमम पावर में क्या बाहर ले सकता था, 1। मतलब ये जो 45 है, इसको या तो मैं 3 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकता हूँ, या इसको मैं 5 इंटू 9 लिख सकता हूँ। तो 5 की मैक्सिमम पावर 1 बाहर आ रही है और 3 की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है। तो 3SSG का ऑर्डर हो गया ये, और 5SSG का ऑर्डर हो गया ये। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप होता, सपोज उसका ऑर्डर होता 36, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ 2SSG है, दैट विल बी 2 स्क्वायर माने 4, एंड जो ऑर्डर ऑफ 3SSG है, दैट इज नथिंग बट 3 स्क्वायर विच इज 9। इस प्रकार, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, कहे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 4SSG इन S6, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 4SSG इन S6, क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ 4SSG इन S6। तो पहले फैक्टोरियल 6, इसका ऑर्डर लिखो पहले, दैट इज फैक्टोरियल 6, जिसको क्या आप 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते। आपको ऑर्डर ऑफ 4SSG, 4SSG नहीं हो सकता, सॉरी, प्राइम होना चाहिए ना, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस मस्ट बी प्राइम, 2SSG। ठीक है, प्राइम SSG पूछेंगे हमेशा, 2, 3, 5, 7, है ना, इस प्रकार से। तो 2SSG का अगर मुझे ऑर्डर चाहिए, तो देखो एक 2 यहाँ से है, 2, एक 2 2 यहाँ से है ना। तो 2 और ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 2, तो टोटल 4 2 बाहर आएंगे, बाकी जो भी m बचेगा आपका मुझे मतलब नहीं। तो आंसर है ऑर्डर ऑफ 2SSG इज 2 to the power 4 विच इज 16। प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऑर्डर ऑफ 4SSG नहीं पूछेगा, ऑर्डर ऑफ प्राइम SSG होगा हमेशा PSSG, है ना, P हैज़ टू बी ए प्राइम। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो PSSG का क्या मतलब मैंने आपको समझा दिया, समझने का प्रयास कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और PSSG के अलावा P ग्रुप क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। फाइनाइट ग्रुप P ग्रुप कब होगा, जब उसका ऑर्डर उसी प्राइम की कोई ना कोई पावर हो, और इनफाइनाइट ग्रुप भी P ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब PSSG की बात करते हो तो ग्रुप को फाइनाइट ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट PSSG, P साइलो सब ग्रुप, ठीक है, कॉल्ड PSSG। तो PSSG के लिए क्या होना चाहिए, G का ऑर्डर P की पावर अल्फा इंटू M टाइप का होना चाहिए, P का M के साथ GCD 1 होना चाहिए, और कोई भी सब ग्रुप, है ना, सब ग्रुप H, ठीक है, सब ग्रुप H ऑफ G जिसका ऑर्डर P की पावर अल्फा हो, उसको ही क्या बोलते हैं, PSSG बोलते हैं। तो G का ऑर्डर P की पावर अल्फा इंटू M टाइप का होना चाहिए, P और M का GCD 1 होना चाहिए। तो कोई भी सब ग्रुप G का जिसका ऑर्डर P की पावर अल्फा है, उसको PSSG कहते हैं, और ये P की पावर अल्फा जो है ओबियसली उस PSSG का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो P साइलो सब ग्रुप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये। ठीक है, अब बात करते हैं साइलो की 3 थ्योरम्स। तो साइलो की पहली थ्योरम क्या कहती है, साइलोस फर्स्ट थ्योरम, तो कहते हैं कि लेट G be a finite group, let G be a finite group and P be a prime। ठीक है, अब आगे देखना है, आगे क्या बोलते हैं, इफ P to the power alpha divides order of G for some natural number alpha, ठीक है ना, then G has a subgroup of order P to the power alpha। अब यहाँ ये नहीं P to the power alpha PSSG का ऑर्डर नहीं बोल रहे, कह रहे हैं कि कोई प्राइम P अगर है, उसकी कोई भी पावर अगर किसी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, तो उस P की पावर अल्फा ऑर्डर वाला सब ग्रुप हमेशा G में होगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसको अगर अप्लाई करना चाहें, एग्जाम्पल के लिए
अगर ग्रुप का ऑर्डर है 36 तो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, कौन कौन से प्राइम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो देखना 3 डिवाइड कर रहा है और 3 स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है ना, 2 स्क्वायर डिवाइड कर रहा है। तो जितने भी प्राइम की जो पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगी, हर ऑर्डर वाला सब ग्रुप आपको मिलेगा। इसका मतलब G हैज सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर, 3 ऑर्डर का भी मिलेगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 ऑर्डर का भी मिलेगा, 2 ऑर्डर का भी मिलेगा और 2 स्क्वायर मतलब 4 ऑर्डर का भी मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि बस यही है, और भी ऑर्डर के हो सकते हैं, बट इन ऑर्डर के पक्का मिलेंगे। किसी भी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को अगर किसी भी प्राइम पी की कोई भी पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर डिवाइड कर रही है, तो पी की उस पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के ऑर्डर वाला सब ग्रुप हमेशा ग्रुप में आपके पास मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइलोस फर्स्ट थ्योरम। साइलोस सेकंड थ्योरम क्या कहती है, देखिएगा साइलोस सेकंड थ्योरम, सेकंड थ्योरम देखिएगा ध्यान से। साइलोस सेकंड थ्योरम कहती है कि एनी टू PSSGs आर कॉन्जुगेट। सिंपल, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ दैट इज इफ H and K are PSSG of G, then there exists some small g belongs to capital G so that K is equal to GHG inverse। ये हुआ कॉन्जुगेट होने का। K को आप लिख पाओगे GHG इनवर्स। कोई भी दो PSSG हैं तो हमेशा वो क्या होंगे, आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, PSSGs आर ऑलवेज, ठीक है, कोई भी दो PSSGs क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। ठीक, ओके। अब एक और यहाँ से ऑब्जर्व, जैसे एक अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको इसका देखना हो, फॉर एग्जाम्पल की कॉन्जुगेट होंगे तो कैसे कॉन्जुगेट होंगे, जैसे मान लो अगर मैं S3 की बात करूँ, S3 आपको ध्यान होगा आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2 इत्यादि होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो जो आपका, अगर मैं H1 लूँ, पहले तो ये बताओ ऑर्डर ऑफ 2 SSG, ऑर्डर ऑफ 2 SSG, तो 2 SSG का ऑर्डर क्या होगा, S3 का ऑर्डर कितना है, S3 का ऑर्डर है 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, 2 की मैक्सिमम पावर क्या बाहर आ रही है 2, तो ऑर्डर ऑफ 2 SSG क्या होगा 2। दो ऑर्डर का सब ग्रुप जो भी होगा वो 2 SSG होगा S3 में। तो मान लो मैं एक H1 ले रहा हूँ, सब ग्रुप जनरेटेड बाई 1 2, इसमें एक आइडेंटिटी आएगा, एक 1 2 आएगा। ठीक है, और मान लो मैं H2 ले रहा हूँ, सब ग्रुप जनरेटेड बाई 1 3, तो इसमें एक आइडेंटिटी आएगा और इसमें एक 1 3 आएगा। अब ये दोनों ही 2 SSG हैं, आर 2 SSGs ऑफ, ये दो SSGs हैं, एक H1 एक H2, दोनों 2 SSG हैं, H1 भी 2 SSG है 2 ऑर्डर का है, H2 भी 2 SSG 2 ऑर्डर का है, इसमें 2 SSG का ऑर्डर 2 ही है, याद रखना। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, मैंने क्या कहा था कि भाई अगर दो आपने PSSG लिए हैं, अगर H और K दो PSSG हैं तो दोनों कॉन्जुगेट होंगे, मतलब K विल बी G इनवर्स टाइप। तो अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, ये वैसे गेस करने वाली बात होगी, हर एक एलिमेंट को ट्राई करके। लेकिन मुझे देखो, मुझे आइडेंटिटी तो है ही है, मुझे 1 3 बनाना है, तो 1 को मुझे 3 पे भेजना है, नहीं 1 को 1 पे रहने देना है, 2 को 3 पे भेजना है। तो ऐसा परम्यूटेशन देखना पड़ेगा जिसमें 1 1 पे ही रहे लेकिन 2 3 पे चला जाए। तो 1 1 पे रहे 2 3 पे चला जाए, तो ये वाला लेते हैं 2 3, ऐसा मैं सोच रहा हूँ बस। तो अगर मैं 2 3 और H1 2 3 इनवर्स करूँ, तो एक तो हो जाएगा आपका आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी रहेगा, दूसरा हो जाएगा आपका 2 3 और 1 2 और इनटू में 2 3 का इनवर्स, है ना, विच इज आइडेंटिटी। अब देखो ये मैंने आपको बताया होगा कि सिग्मा टाउ सिग्मा इनवर्स निकालने के लिए बस क्या करना पड़ता है कि टाउ के एलिमेंट पे सिग्मा लगा दो, मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 करोगे तो सिग्मा 1 मतलब इसमें 1 कहाँ जा रहा है 1 पे, और सिग्मा 2 मतलब इसमें 2 कहाँ जा रहा है 3 पे। तो ये किसके बराबर आ गया, वापस H2 के बराबर आ गया, है ना। तो आप देखो आपका जो जो आपका 2 3 H1 2 3 इनवर्स है,
किसके बराबर आ गया, H2 के बराबर। इसका मतलब H1H2 कॉन्जुगेट है, जो कि उन्होंने कहा था कि अगर दो PSSG उठाओगे तो वो हमेशा कॉन्जुगेट होंगे। तो यहाँ मैंने टू SSG उठाए, 2 SSG उठाए, दोनों हमने देखा कॉन्जुगेट आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास PSSGs होंगे, कितने भी उठाओ, कोई भी 2 उठाओगे वो हमेशा आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ये चीज़ हमने यहाँ पे वेरीफाई करी है, प्रूफ नहीं करा है। ठीक है, और एक और अद्भुत बात यहाँ से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि G कोई ग्रुप है ना। इनफैक्ट ये भी एक नोट करके लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। PSSG is normal if and only if it is unique. PSSG नॉर्मल होगा केवल और केवल तब जब वो यूनिक हो, मतलब उस ऑर्डर वाला एक ही हो, अगर तभी और तभी नॉर्मल होगा। ये PSSG के बारे में बात चल रही है। देखो आपको पता है कि किसी भी ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होता है। तो अगर यूनिक है, देखो इसका फॉरवर्ड पार्ट, कन्वर्स पार्ट तो ऑब्वियस है। इफ PSSG इज यूनिक, तो यूनिक तो किसी भी ऑर्डर का हो नॉर्मल होता है, देन डेफिनेटली इट इज नॉर्मल। स्पेशल चीज ये है फॉरवर्ड पार्ट में, मान लो PSSG is normal. Now I have to prove that it is unique. To show that it is unique, मतलब एक ही मिलेगा। कैसे प्रूव करोगे ना। तो मान लो कि मेरे पास एक और कोई लेट H and K be 2 normal PSSG, नॉर्मल PSSG ना। ठीक है, PSSG कोई नॉर्मल है तो एक ही होगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा एक्चुअली मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि लेट H बी अ नॉर्मल PSSG। H क्या है, नॉर्मल PSSG। मुझे दिखाना है यूनिक है, मतलब और कोई इसमें PSSG होगा नहीं। सपोज K इज एनी PSSG, तो बाई साइलोस सेकेंड थ्योरम क्या होगा, बाई साइलोस सेकेंड थ्योरम क्या होना चाहिए, जो आपका K है दैट मस्ट बी G इनवर्स फॉर सम G बिलोंग्स टू G। बट H तो नॉर्मल का है आपने, तो अगर H नॉर्मल है तो G इनवर्स तो वापस H आ जाएगा। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि H को आपने G में नॉर्मल कहा है। आपने क्या कहा कि अगर H कोई भी नॉर्मल PSSG है तो हर एक PSSG के उसी के बराबर आ रहा है। मतलब अगर नॉर्मल PSSG है तो वो इकलौता ही होगा, कोई भी और PSSG उठाओगे तो उसी के बराबर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि PSSG अगर नॉर्मल है तो वो यूनिक होंगे। तो PSSG अगर यूनिक है तो नॉर्मल होगा, वो तो वैसे भी होता है, हर सब ग्रुप जो यूनिक मिले उस ऑर्डर का वो नॉर्मल होता है। लेकिन PSSG में स्पेशल ये है कि अगर वो नॉर्मल है तो यूनिक भी होगा। PSSG अगर नॉर्मल है तो यूनिक भी होगा। ठीक है, तो PSSG इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक। ठीक है, मतलब जैसे इसका उपयोग आप ये कर सकते हो कि इसका उपयोग अगर एप्लीकेशन करना है, सीधा साधा सा एप्लीकेशन, तो आपको जैसे अगर क्लेम करना है कि S3 के पास दो ऑर्डर का कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है ना। तो S3 के पास दो ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, कैसे दिखाओगे। S3 का ऑर्डर 6 होता है विच इज 2 × 3, तो ऑर्डर ऑफ 2 SSG कितना हो जाएगा 2। इफ 2 SSG इज नॉर्मल, मतलब अगर दो ऑर्डर का नॉर्मल है, ध्यान सुनना, इफ S3 हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब S3 हैज अ नॉर्मल 2 SSG, क्योंकि दो ऑर्डर वाला 2 SSG बनेगा S3 में। लेकिन जो नॉर्मल 2 SSG वो यूनिक होता है, इसका मतलब S3 हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, है ना, हैज यूनिक 2 SSG। 2 SSG मतलब दैट इज S3 हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों भाई, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है।
क्योंकि हमको पता है कि S3 के पास 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप होते हैं, 1 2 जनरेटेड, 2 3 जनरेटेड, 1 3 जनरेटेड, ठीक है ना, क्योंकि S3 हैज सब ग्रुप्स 1 2 1 3 and 2 3 of order 2, ठीक है, ऑर्डर इस वजह से ये संभव नहीं है। तो S3 के पास 2 ऑर्डर का कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। अभी केवल S3 में आपने देख लिया, और भी ग्रुप्स में ऐसा आप इसकी मदद से क्लेम कर सकते हैं कि इसके पास इस ऑर्डर का कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ठीक है, दिस कैन बी डन। चले आगे। नेक्स्ट है आपका साइलोस थर्ड थ्योरम। साइलोस थर्ड थ्योरम वो क्या कहती है? साइलोस थर्ड थ्योरम, तो ये कहते हैं कि मान लीजिए जी, लेट जी बी ए ग्रुप, जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p to the power alpha into m where p is prime, m is natural number and GCD of p and m is 1. Then the number of PSSGs, number of PSSG of G is of the form NP is equal to 1 plus PK, where 1 plus PK divides p to the power alpha into m, ठीक है, 1 plus PK divides p to the power alpha into m। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी ग्रुप में जिसका ऑर्डर p to the power alpha into m टाइप का है, जहां पे ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना, तो उसमें किसी भी PSSG में, मतलब किसी भी क्या बोलूँ मैं, ऑर्डर के कितने PSSGs मिलेंगे ना, कितने PSSGs होंगे, सिंपल ऑर्डर तो फिक्स ही रहेगा, कितने PSSGs मिलेंगे उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि वो हमेशा 1 प्लस पी के फॉर्म के होंगे। एग्जैक्टली तो नहीं बता रहे क्या होंगे, बट बता रहे हमेशा इस फॉर्म के होंगे जहां 1 प्लस पी के हैज़ टू बी डिवाइजर ऑफ p to the power alpha into m, 1 प्लस पी के हैज़ टू बी डिवाइजर ऑफ p to the power alpha into m, ठीक है। इनफैक्ट याद रखिएगा, फॉर कैलकुलेशन पर्पस आप ये भी कह सकते हो कि 1 प्लस पी के डिवाइड्स m, p to the power alpha into m लेने की पूरी जरूरत नहीं है, डिवाइड m कर दोगे तब भी काम बन जाए, ठीक है। तो अब इसका क्या उपयोग है वो भी अभी हम देखते हैं। जैसे एग्जाम, इसका एक उपयोग करने की कोशिश करते हैं, एप्लीकेशन। मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, मान लीजिए जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, ठीक है। अब अगर मैं 45 को देखूं तो दिस इज नथिंग बट 3 स्क्वायर इंटू 5। तो अगर मैं नंबर ऑफ 3 SSG की बात करूं, पहली बात आपको ये भी समझना है कि नंबर ऑफ 3 SSG का मतलब हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 स्क्वायर, मतलब 9। वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 9, है ना। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 9 इज n3 इक्वल्स 1 प्लस 3k, वेयर 1 प्लस 3k डिवाइड 5। वैसे तो पूरा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस 3k डिवाइड्स 45, है ना। तो अब आपको देखना है कि जो 45 के डिवाइजर हैं उनमें 1 प्लस 3k के लिए कौन सा k बस क्या नाम है, वैलिड है। एक्चुअली k जो यहाँ पे आपका होता है, ये जो k है, k आपका 0 या 1 या 2 ऐसा कोई नंबर है, ठीक है ना, इस प्रकार का, मतलब होल नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो n3 की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, n3 की वैल्यू आपकी हो सकती है 1, है ना, 3, 9, 5,
45 ना, और क्या हो सकता है 15 भी हो सकता है। ठीक, अब इसमें आप अगर देखो, इसमें याद रखना n3 मतलब 1 + 3k, 1 + 3k को 1 रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, k 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। अगर मैं 1 + 3k को 3 रख दूं तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 1 तो हो गया 2, 2/3, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, होल नंबर आना चाहिए। अगर मैं 1 + 3k को 9 के बराबर रखूँ तो आपका k का वैल्यू हो जाएगा 9 - 1 8/3, ये भी एक्सेप्टेबल। अगर मैं 1 + 3k को 5 के बराबर रखूँ तो 5 - 1 दैट इज 4/3, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं 1 + 3k को बराबर रखूँ 15 के, तो 15 - 1 तो 14/3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 14/3, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं 1 + 3k को 45 के बराबर रखूँ तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 45 - 1 44/3, ये भी होल नंबर नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी बस एक है कि k = 0 हो जाए, और जब k 0 हो गया, k = 0 implies what, n3 = 1 + 0 × 3 है ना, विच इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ 3 SSG इज 1, मतलब 45 ऑर्डर के ग्रुप के पास 9 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिलेगा, ऐसे कह सकते हो आप। 45 ऑर्डर के ग्रुप के पास 9 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिलेगा, 45 ऑर्डर के ग्रुप के पास 9 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 45 ऑर्डर के ग्रुप के पास 5 ऑर्डर का सब ग्रुप ढूंढने जाऊं, नंबर ऑफ 5 SSGs, देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ 5 SSGs, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ 5 SSG। ठीक, तो नंबर ऑफ 5 SSG की अगर मैं बात करूं तो वो होगा n5 = 1 + 5k, और 1 + 5k मस्ट बी डिवाइजर ऑफ 45, मतलब n5 की वैल्यू भी आपकी 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 9 हो सकती है, 15 हो सकती है, 45 हो सकती है ना, और क्या हो सकती है, एक और कोई छूट रहा है, 1395 भी हो सकता है ना, तो 5 15 45, फिर वही कहानी दोहराइए, n5 1 हुआ तो इसका मतलब 1 + 5k 1 हुआ, 1 होने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 तो हो सकता है, तो k = 0 इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन 1 + 5k 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में k की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1/5 मतलब 2/5, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी प्रकार से 1 + 5k की वैल्यू 9 भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें से आपका a आ जाएगा, k आ जाएगा, 9 - 1 8/5, और इसी प्रकार से ऐसे सारे एनालाइज कर लो। 5 हो सकता है क्या, 5 नहीं हो सकता, इस केस में k की वैल्यू आ जाएगी 4/5 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्या 15 हो सकता है क्या, 15 हो सकता है क्या, 15 - 1 तो 14/5 आ जाएगा, k = 14/5, दैट इज ऑल्सो नॉट। फिर क्या 45 हो सकता है क्या, 45 हो सकता है, तो क्या आपका हो जाएगा 45 - 1 44/5, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक्चुअली केवल k = 0 ही हो सकता है, मतलब आपका जो n5 है वो भी 1 + 5 × 0 मतलब 1 ही आएगा। तो नंबर ऑफ 5 SSG इज ऑल्सो, तो इस 45 ऑर्डर के ग्रुप के पास क्या होगा, 5 ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप मिलेगा और 9 ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप मिलेगा। और आपको पता है कि PSSG अगर यूनिक है तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, इफ H is 5 SSG, H is 5 SSG ऑफ G, जहाँ G का ऑर्डर हम लेके चल रहे हैं यही वाला 45, ठीक है ना, तो इसका मतलब H इज नॉर्मल ना, पहला चीज, क्योंकि यूनिक है ना, यूनिक है तो नॉर्मल हो गया। दूसरा चीज वो ऑर्डर ऑफ H दैट इज 5। इसी प्रकार से इफ K इज 3 SSG ऑफ G, मैं उस G की बात कर रहा हूँ जब G का ऑर्डर 45 है, याद रखिए, तो 3 SSG है तो भी वो नॉर्मल हो जाएगा, पहला K इज नॉर्मल
एंड दूसरा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ के, दैट इज 9 3 स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एच इंटू के। उसके लिए पहले ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के निकालना पड़ेगा। ऑल्सो देखिएगा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, दैट हैज टू बी अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ एच एज वेल एज ऑर्डर ऑफ के ना, एच और के दोनों के ऑर्डर का डिवाइजर होना चाहिए। अब एच का ऑर्डर क्या है, एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर है, एच का ऑर्डर कितना दिया है, एच का ऑर्डर 5 दिया है, तो 5 का भी डिवाइजर होना चाहिए। और एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर जो है वो इसका ऑर्डर के का ऑर्डर, के का ऑर्डर मतलब 9 का भी डिवाइजर होना चाहिए। ऐसा नंबर जो 5 और 9 दोनों को डिवाइड करे, तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के आपका 1 ही होगा बस। तो अगर ऐसा है तो फिर एच इंटू के का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एच इंटू के का ऑर्डर जो है वो होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ऑर्डर एच कितना है, ऑर्डर एच है आपका 5, ऑर्डर की कितना है 9, और एच इंटरसेक्शन की एक ऑर्डर है 1, तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या आ गया 45, जो कि किसका ऑर्डर है जी का। तो सबसेट का ऑर्डर अगर सेट के ऑर्डर के बराबर है, इसका मतलब वो दोनों बराबर हो गया ना, सेट और सबसेट। तो जी एच के हो गया। अब देखो अद्भुत बात आ गई, जी एच के बराबर हो गया, एच नॉर्मल है, के नॉर्मल है, और एच इंटरसेक्शन के में केवल आइडेंटिटी है। इससे क्या ज्ञान मिला, इससे ये ज्ञान मिला, इससे आपको ज्ञान क्या मिला वो देखते हैं। देयरफॉर इफ जी का ऑर्डर इज 45, देन जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एन के, जहाँ एच जो है, एच का ऑर्डर आपका 5 है और के का ऑर्डर जो है वो 9 है। और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट किसके आइसोमॉर्फिक होता है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के, मतलब दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू एच क्रॉस के। अब एच का ऑर्डर 5 है, तो एच तो Z5 ही हो सकता है बस, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z5 क्रॉस के। लेकिन के क्या क्या हो सकता है, के का ऑर्डर 9 है, मतलब 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर में 1 2 के पार्टीशन 1 + 1 और 2 होगा, तो या तो ये Z3 क्रॉस Z3 बनेगा या फिर ये Z9 बनेगा। तो आपका जो जी है दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आइदर Z5 क्रॉस Z9 और G विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z5 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3। तो ये तो Z45 हो गया, और ये आप चाहो तो लिख दो Z15 क्रॉस Z3। कहने का मतलब ये है कि G हमेशा अबिलियन होगा, नहीं, यहाँ से पता चल गया कि G इज अबिलियन। तो एक आपको बहुत अद्भुत रिजल्ट पता चल गया। मैंने एक दिन किसी क्लास में बोला था कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 इज अबिलियन, कैसे होगा ये, तो यहाँ से पता चल गया यूजिंग क्या नाम है, सिलो थ्योरम या साइलो थ्योरम, यू कैन प्रूव दैट जी इज अबिलियन, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 इज अबिलियन। ठीक है, एक और अद्भुत चीज आप ये देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी इंटू क्यू है, वेयर P and Q are distinct primes ना, such that पहला P लेस देन Q, दूसरा P डजन डिवाइड Q माइनस। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पहली बात मुझे बताया व्हाट इज नंबर ऑफ PSSG। देखो याद रखना NP मतलब नंबर ऑफ PSSG, तो 1 + PK फॉर्म का होगा, जहाँ 1 + PK हैज टू बी अ डिवाइजर ऑफ PQ। इसका मतलब या तो 1 + PK जो है 1 होगा, या P होगा, या Q होगा, या PQ होगा। ठीक है, ये हो सकता है ना, 1P या Q या PQ, और तो कोई नंबर नहीं डिवाइड करेंगे, इसके 4 ही होंगे। अगर 1 हो गया तो K का वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर P हो गया तो आप कह रहे हो कि PK इज P-1, मतलब आप कह रहे हो कि जो P-1 है P का मल्टीपल है, मतलब P को डिवाइड करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर 1 + PK Q हो गया है ना, इसका मतलब आपका PK हो गया Q-1, मतलब Q-1 P का मल्टीपल है, मतलब P डिवाइड Q-1, जो कि उन्होंने मना कर रखा है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर 1 + PK PQ हो गया तो P × Q हो गया, तो क्या कर सकते हैं,
1 प्लस पी के अगर पी क्यू हो गया तो यहाँ से आपका जो पी के है दैट विल बी पी क्यू माइनस 1 है ना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पी क्यू माइनस 1 है ना, दिस विल बी डिविजिबल बाई व्हाट पी, नहीं। या और क्या बोल सकते हैं यहाँ से आप ये कह सकते हैं, यहाँ से आप और क्या बोल सकते हैं कि 1 इज पी के प्लस पी क्यू। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 इज इक्वल टू पी कॉमन ले लेता हूँ के माइनस क्यू, और पी एक प्राइम है और के माइनस क्यू जो है, या क्यू माइनस के यहाँ आएगा, क्यू माइनस के जो है वो क्या है, ये कोई इंटीजर है। मुझे एक ऐसा प्राइम बताओ जिसमें कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके 1 आता हो। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपका जो NP है वो 1 ही हो सकता है बस, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज NP इक्वल्स 1, मतलब G हैज़ यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर P, है ना, से H। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ G हैज़, या ये भी बोल सकते हो कि H इज नॉर्मल इन G, ठीक है, और ऑर्डर H इज इक्वल टू P। पहली चीज ये मार्क कर लो, ये हमारे काम की है, ये पहली चीज ये मार्क। सिमिलरली आप ये दिखा पाओगे, सिमिलरली जो आपका NQ है दैट विल ऑल्सो बी डिवाइजर ऑफ NQ। क्या होता है, NQ होता है आपका नंबर ऑफ QSSG, है ना। तो ये होगा 1 प्लस क्यू के, फिर 1 प्लस क्यू के विल बी ए डिवाइजर ऑफ व्हाट, इट विल बी डिवाइजर ऑफ PQ। मतलब आपका फिर से 1 प्लस क्यू के जो है वो 1 होगा या P होगा या Q होगा या PQ होगा। तो 1 प्लस क्यू के 1 होने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस क्यू के P होने में दिक्कत है, क्योंकि इसका मतलब Q डिवाइड P माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। और 1 प्लस क्यू के Q होने में भी दिक्कत है, क्योंकि इसका मतलब Q डिवाइड्स Q माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि Q माइनस 1 Q से छोटा है। और 1 प्लस क्यू के PQ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस क्यू के अगर PQ हो गया, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 1 इज इक्वल टू, अब Q कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका P माइनस के। अगेन वही कहानी कि ये प्राइम है और ये कोई इंटीजर है। तो एक प्राइम बताओ जिसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके 1 आता हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब NQ भी 1 होगा, यहाँ से पता चल गया NQ भी 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि G हैज़ यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर Q, क्योंकि NQ जो है नंबर ऑफ QSSG, और QSSG का ऑर्डर जो है वो Q है ना, ऑर्डर Q से K। तो यूनिक है तो नॉर्मल भी हो जाएगा। इसका मतलब G हैज़, या यूँ कहो K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ K, दैट इज Q। अब देखिएगा नाउ, what is order of H intersection K, that will be a divisor of P as well as Q, है ना। P और Q दोनों का डिवाइजर है और P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, तो ऑब्वियसली इसके पास एक ही चॉइस है कि ये 1 हो जाए। तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। इसका मतलब जब मैं H इंटू K का ऑर्डर निकालूंगा, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ऑर्डर ऑफ H P है, ऑर्डर ऑफ K Q है, और ये 1 है, तो ये PQ हो गया। क्या हो गया, PQ। एच के का ऑर्डर पी क्यू हो गया, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू पी क्यू विच इज ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब जी हैज़ टू बी एच के, जहाँ पे पहला एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, दूसरा एच इंटरसेक्शन के इज आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एन के, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एन के। लेकिन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो आइसोमॉर्फिक होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के, तो एच क्रॉस के। लेकिन एच कितने ऑर्डर का सब ग्रुप था, एच था पी ऑर्डर का। पी क्या था, प्राइम। प्राइम ऑर्डर का सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा, तो जेड पी का आइसोमॉर्फिक होगा, तो जी विल बी आइसोमॉर्फिक टू जेड पी, और ऐसे के विल बी आइसोमॉर्फिक टू जेड क्यू, जहां पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम है। और अगर ऐसा है तो जी विल बी आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू, अगर पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स है तो जेड पी क्रॉस जेड क्यू जो है जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा। इसका मतलब जी इज साइक्लिक। तो
तो आपने एक रिजल्ट प्रूव कर दिया बहुत ही अच्छा सा। आपने क्या रिजल्ट प्रूव कर दिया कि कोई भी ग्रुप अगर आपके पास है जिसका जो ऑर्डर है वो डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट है, दो डिस्टिंक्ट प्राइम का प्रोडक्ट है, और छोटा वाला प्राइम जो है वो बड़ा वाला प्राइम माइनस उनको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इस ऑर्डर का जो आपका ग्रुप बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया, ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने प्रूव कर दिया कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड पी डजंट डिवाइड क्यू माइनस वन हैज टू बी व्हाट, साइक्लिक। ठीक है, तो साइलो थ्योरम से काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है आगे चल करके मतलब प्रूफ करोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका साइलो थ्योरम। क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन पहला, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 231 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11। देखो अब अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 फिक्स है, हर ग्रुप जिसका ऑर्डर 231 है, तो फिर आंसर तो कोई इसमें से एक ही होगा ना। अगर एक ग्रुप 231 ऑर्डर के में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 अलग है, दूसरे वाले में अलग है, तो फिर ये सेम आंसर, तो मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं है ना, ये क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है फिर, है ना। तो यहाँ पे लिखते पॉसिबिलिटी कौन कौन से हो सकती हैं, तो इन्होंने लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 231, तो वो फिक्स नंबर है इसका मतलब। तो मैं वो ग्रुप लूंगा ना जो मैं जानता हूँ, तो मैं ले लूंगा Z231, उसमें भी वही होना चाहिए जिस ग्रुप में आप, जो हर ग्रुप में होना चाहिए, है ना, तभी तो फिक्स नंबर आएगा। और Z231 में कितने एलिमेंट होते हैं, 11 ऑर्डर के, 11 ऑर्डर के होंगे आपके पास 5 11, 11 231 को डिवाइड करता है, देख लीजिएगा, तो 5 11 दैट मीन्स 10। चलो अच्छा, अगर इस अप्रोच से हम नहीं देखना चाह रहे, अगर हम दूसरे अप्रोच से देखना चाह रहे हैं, तो क्या अप्रोच हो सकती है वो, कि अगर मुझे जी में 11 ऑर्डर के एलिमेंट काउंट करने हैं, तो मैं क्यों ना पहले 11 ऑर्डर के सब ग्रुप काउंट कर लूँ, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 और नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11 में एक रिलेशन होता है ना। तो मैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11 काउंट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं 231 से 11 को डिवाइड करूँ, तो एक बार पहले फैक्टराइज तो कर लो, 231 क्या हो जाएगा आपका, तो 11 दूना 22 और 11 कम 11, ठीक होगा ना। तो क्या आप लिख सकते हो 11 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना। ठीक है, अब मुझे N11 चाहिए, 1 + 11 क्या होगा, N11 मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11, है ना। अगर यहाँ 11 स्क्वायर होता तब वो होता नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11 स्क्वायर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 11 ऑर्डर का तब होगा जब यहाँ पे 1 पावर हो। तो N11 इज द नंबर ऑफ 11 SSG, दैट मीन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11, क्योंकि 11 SSG का ऑर्डर 11 है यहाँ पे, एंड देयर इज 1 + 11 के विच डिवाइड्स 3 इंटू 7। इसको भूल जाया करो फॉर कैलकुलेशन पर्पज। जब आप p की पावर अल्फा इंटू एम टाइप का लेते हो ना, और जब आप NP निकालते हो 1 + p के, तो ये ट्रिक समझ लो या जो भी समझ लो कि इसको भूल जाया करो, बस इससे डिवाइड करके देख लिया करो, है ना। इसके कौन कौन से डिवाइजर है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आपका जो है जो N11 है उसका वैल्यू हो सकता है 1 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 21 आ जाए, यही हो सकता है ना। तो अब याद रखना 1 + 11 के को आप ऐसा लिख रहे हो, तो 1 + 11 के 1 होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 + 11 के अगर 3 हुआ तो के का वैल्यू हो जाएगा 3 - 1, दैट मीन्स 2/11 विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये 7 हुआ तो 7 - 1 दैट मीन्स 6/11 विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये 21 हुआ तो 21 - 1 विच इज 20/11, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो N11 जो है वो 1 है, N11 जो है वो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जी के पास 11 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है। तो जब जी के पास 11 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है तो उसी में होंगे सारे 11 ऑर्डर के एलिमेंट, है ना। तो कितने होंगे 5 11, साइक्लिक होगा ना 11 ऑर्डर का सब ग्रुप, तो उसमें 11 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे 5 11 विच इज 10। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है, आंसर इसका 10 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अप टू आइसोमॉर्फिज्म द नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 108, 108 ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप्स कितने मिलते हैं। तो ये आपको मैंने बताया है कि अगर n आपने फैक्टराइज कर रखा है ना, p1 की पावर r1 इंटू p2 टू द पावर r2 एंड सो ऑन pk की पावर rk, जहाँ पे आपके ये r1 r2 rk नेचुरल नंबर्स हैं, p1 p2 pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, देन नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n अप टू आइसोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स ना
ऑफ ऑर्डर n अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ये आपका हो जाता है नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ R2 एंड नंबर ऑफ पार्टीशंस, where P this denotes number of partitions, number of partitions। आपको पहले तो 108 को जो है फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसी पेज पे कर लेते हैं 108। ये डायरेक्टली 3 की पावर 3, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, नहीं तो 2 के पार्टीशन कितने होते हैं 2, 3 के कितने होते हैं 3, तो ये हो गया 6। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the group of invertible 4x4 matrices with entries in the field of 3 elements, any 3 SSG has cardinality। देखो मैं इन जनरल बता रहा हूं, जब आप GLNZP की बात करते हैं, GLNZP, तो आपको पता है इसका जो ऑर्डर है वो होता है p की पावर n-1 इंटू p की पावर n-p एंड p की पावर n-p स्क्वायर एंड सो p टू द पावर n-p टू द पावर n-, है ना। अगर मैं कॉमन लूँ, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से आपका p कॉमन है, यहाँ से p स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से p की पावर n-1 कॉमन है ना। तो ये हो जाएगा आपका p, यहाँ से p तो 1, फिर यहाँ से p स्क्वायर इस वाले से, तो यहाँ पे 2 एंड सो ऑन लास्ट वाले में p की पावर n-, बचेगा क्या, एक तो p की पावर n-1 बचेगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा p की पावर n-1 यहाँ पे बच जाएगा आपका p की पावर n-2 एंड और लास्ट में बच जाएगा आपका p-1, है ना, p-1 ये वाला आपका। तो ये तो कोई आपका m हो गया, इस ये p से डिवाइड नहीं होगा फर्दर, ठीक है। बट ये जो है आपका ये हो जाएगा p की पावर 1 + 2 अप टू n-1 विच इज समेशन n-1, है ना। तो आप कैसे लिखते हो, लिख दो ना p की पावर n-1 इंटू n/2, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर, है ना, और इंटू में सम m वेयर p डजंट डिवाइड m, इस पूरे को m बोला गया है। तो ये होगा PSSG का ऑर्डर, जो p की मैक्सिमम पावर आप बाहर ले आ सकते थे वो ये है। हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है, कितने क्रॉस कितने मैट्रिसेस ली हैं 4x4, तो n की वैल्यू हो गई 4, और ZP में हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट वाली फील्ड ली है, तो इसका मतलब आपका p की वैल्यू हो गया 3। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा जो ऑर्डर है PSSG का, मतलब 3 SSG का, वो हो जाएगा 3 टू द पावर n, मतलब 4 - 1 इंटू 4/2, दिस विल बी 3, 4 - 1 3 और 2 यहाँ से कैंसिल करो, क्या नाम है, तो 3 इंटू 2, 3 की पावर 6, 3 × 3 = 9, तो 3 तो नहीं है, 81 भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 81 इंटू 3 हो गया, ठीक है। तो आगे आपका आंसर 243। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इसकी कहानी तो हमने पूरी विस्तार में सीख ली है। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, जैसे ही बोला 45 ऑर्डर का है तुरंत पता चलेगा अबिलियन है, अभी प्रूव करा है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 इज अबिलियन। अबिलियन हो गया तो फिर क्या ही है, जी हैज़ होगा, हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9। तो भाई 45 ऑर्डर का है तो क्या क्या बन सकता है, ग्रुप का ऑर्डर अगर 45 से एबिलियन हो गया तो या तो ये Z45 बनेगा, या फिर मैंने बताया था कि ये Z15 क्रॉस Z3 बनेगा। अब Z15 क्रॉस Z3 में 9 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एलसीएम 9 नहीं आ सकता। इसके एलिमेंट का ऑर्डर है 1 3 5 15 और इसके एलिमेंट का ऑर्डर है 1 3। इनमें से किसी के साथ भी एलसीएम लेके 9 नहीं आने वाला। तो हर ग्रुप जिसका ऑर्डर 45 हो उसमें 9 ऑर्डर का एलिमेंट मिले बिल्कुल जरूरी नहीं है।
अगर ऐसे स्पष्ट नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो Z3 क्रॉस Z5। इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 3 है, इसमें भी हर एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 3 है, इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 5 है। अब इनमें कभी भी एलसीएम कॉम्बिनेशन लेकर के आप 9 नहीं ला सकते, है ना। जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, ये डेफिनेटली सही है, ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो 45 को डिवाइड करता है और 9 3 का स्क्वायर है। ऐसा नहीं कि हर नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाएगा, हालांकि एबिलियन में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 9 इज 3 स्क्वायर, और किसी प्राइम की कोई पावर अगर किसी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप उसके पास डेफिनेटली होता है, तो उसके पास 9 ऑर्डर का सब ग्रुप डेफिनेटली होगा, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, जी हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 9, हाँ डेफिनेटली एबिलियन ग्रुप में सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, 9 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो नॉर्मल ही होगा। जी हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 5, ये भी सही है ना, क्योंकि 5 ऑर्डर भी आपका जो है वो यूनिक ही मिलता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 122। ये यूजुअली देखोगे तो पीक्यू फॉर्म के ग्रुप्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार एक आध नंबर में, तो ये आपका 61 इंटू 2 है, तो मतलब ये 2 इंटू पी टाइप का है, पी यहाँ पे ऑड प्राइम है, और मैंने बताया है कि जब 2 इंटू ऑड प्राइम हो तो उस ऑर्डर वाले दुनिया में 2 ही ग्रुप मिलते हैं, या एक तो आपका Z2P होता है और एक आपका DP होता है, डायहेड्रल ग्रुप, तो 2 ही मिलेंगे अप टू आइसोमॉर्फिज्म, या नॉन आइसोमॉर्फिक 2 ही मिलेंगे, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप्स डज अ नॉन अबिलियन ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 21 हैव अदर देन द आइडेंटिटी सब ग्रुप NG, अदर देन द आइडेंटिटी सब ग्रुप NG, पूरा ग्रुप और आइडेंटिटी के अलावा कितने होंगे। तो आपका जो ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या दिया हुआ है, देखिएगा G दिया हुआ है 21 ऑर्डर का, और G के बारे में बोला है कि इट इज नॉन अबिलियन, इज नॉन अबिलियन विच इज 3 इंटू 7। अगर मैं नंबर ऑफ 3 SSG की बात करूँ 1 प्लस 3K विच हैज़ टू बी डिवाइजर ऑफ 7, तो 1 प्लस 3K जो है आपका 1 या 7 दोनों भी पॉसिबल है, 1 होगा तो 0 हो जाएगा K, और 7 होगा तो 2 हो जाएगा, दोनों पॉसिबल है, मतलब N3 जो है या तो 1 होगा या तो 7 होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ 3 SSG या तो 1 होंगे या तो 7 होंगे, ठीक है, ओके। अब नॉन अबिलियन का है उसको भी भुनाते हैं, पहले N7 अगर निकालें तो 1 प्लस 7K विच विल बी डिवाइजर ऑफ 3, है ना, तो 1 प्लस 7K डिवाइजर ऑफ 3, इसका मतलब 1 प्लस 7K जो है 1 होगा या 3 होगा, 3 नहीं हो सकता ये, क्योंकि उस केस में 3 माइनस 1/7 वो पॉसिबल नहीं है, तो N7 तो 1 होगा, तो 7 ऑर्डर का तो एक ही सब ग्रुप मिलेगा, है ना। हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, हाउ मेनी normal subgroup does a non-abelian group G of order 21 है other than the identity subgroup and G, ठीक है, ओके। तो 7 ऑर्डर का एक तो मिल गया, पक्का कंफर्म हो गया, एक 7 ऑर्डर का मिल रहा है नॉर्मल सब ग्रुप, और बाकी क्या इसके पास एक सब ग्रुप हो सकता है 3 ऑर्डर का। अगर इसके पास एक सब ग्रुप हो गया ना 3 ऑर्डर का, ध्यान सुनिएगा इस बात को, अगर एक सब ग्रुप हो गया 3 ऑर्डर का तो आपको जो G होगा ना, तो मैं लिख के बताता हूँ आपको समझिएगा, अगर N3 1 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि G हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 से H ऑल्सो, अभी हमने देखा G हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 से K, एंड डेफिनेटली 3 ऑर्डर और 7 ऑर्डर के सब ग्रुप में कॉमन केवल आइडेंटिटी आएगा, एंड व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ H इंटू K इन दैट केस, दैट विल बी 3 इंटू 7 मतलब 21 विच इज ऑर्डर ऑफ G। तो ये सारी चीज़ें आपको इंप्लाई करेंगे कि G विल बी H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, बट इसका मतलब G विल बी आइसोमॉर्फिक टू द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, दैट मीन्स H क्रॉस K। लेकिन H किसके आइसोमॉर्फिक है, H 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा, K 7 ऑर्डर का है तो Z7 का आइसोमॉर्फिक होगा, तो G Z21 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि G आपका नॉन अबिलियन दिया हुआ है, तो इसका मतलब N3 1 पॉसिबल नहीं है, N3 इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऑर्डर का यूनिक नहीं मिलेगा, 3 ऑर्डर के 7 मिलेंगे नॉन अबिलियन में, 3 ऑर्डर के कितने मिलेंगे, 7 मिलेंगे, और अगर आपका PSSG यूनिक नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं होगा, मतलब 3 ऑर्डर का कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप इसके पास नहीं मिलेगा।
अब इसके पास सब ग्रुप्स का ऑर्डर पॉसिबल क्या क्या है, इसके पास सब ग्रुप का ऑर्डर 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 7 हो सकता है या 21 हो सकता है। इसको तो वैसे ही हटा देना, इन दोनों को लेना नहीं, कह रहे हैं कि अदर देन आइडेंटिटी एंड द जी, है ना, अदर देन आइडेंटिटी जी लेना है, तो हटा दिया। तो 3 ऑर्डर वाला और 7 ऑर्डर वाला, 3 ऑर्डर वाला कोई नॉर्मल बन ही नहीं रहा है, 7 ऑर्डर वाले कितने नॉर्मल मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर है 1। ठीक है, हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप डज अ नॉन अबिलियन ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 21 हैव अदर देन द आइडेंटिटी सब ग्रुप एन जी, तो फिर एक ही मिलेगा, 7 ऑर्डर वाला नॉर्मल मिलेगा, बस इकलौता मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, लेट जी बी ए सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168। सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168 का मतलब क्या हुआ कि भाई उसमें जी के अलावा और ई के अलावा और कोई नॉर्मल सब ग्रुप और किसी भी ऑर्डर का नहीं है, मतलब या तो पूरा ग्रुप ही नॉर्मल है या तो आइडेंटिटी नॉर्मल है और कोई नहीं है नॉर्मल। ठीक है, अब देखिएगा 168 को एक बार जरा क्या नाम है फैक्टराइज करना, 16, ठीक है, 2 4 2 21 ना, फिर ये 3 और 7 हो गया, तो आपका ये हो जाएगा 168 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है ना, देख लेना कैलकुलेशन कहीं कभी कभी एलसीएम निकालने में भी गड़बड़ हो सकती है। 3, ठीक है यार, ओके फाइन, हमको किस में इंटरेस्ट है, 7 ऑर्डर के साथ। व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 7, तो 7 ऑर्डर के अगर मुझे सब ग्रुप चाहिए, n7 चाहिए, n7 होगा आपका 1 + 7 के, फिर 1 + 7 के मस्ट बी डिवाइजर ऑफ दिस 8 × 3 24, नहीं 24 का डिवाइजर। ठीक है, तो मतलब 1 + 7 के क्या क्या हो सकता है, 24 के डिवाइजर कौन कौन से आएंगे, 8 आएंगे टोटल, है ना, तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 8 हो सकता है या आपका क्या नाम है 3 हो सकता है या 6 हो सकता है ना, या फिर 6 के साथ 24 भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, 24 तो हो गया, 12 भी हो सकता है, 8 हो गए ना। अब 1 + 7 के 1 होने में तो कोई बुराई नहीं है, क्या 2 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो 1/7 बन जाएगा, 4 भी नहीं हो सकता, और 8 हो सकता है क्योंकि 8 - 1 7 ये हो सकता है, 7/7, 3 - 1 2 ये नहीं हो सकता है, 6 - 1 5 ये नहीं हो सकता है, 24 - 1 23/7 वो भी नहीं हो सकता है, और 12 - 1 11/7 वो भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि n7 या तो 1 होगा या तो 8 होगा, लेकिन अगर n7 1 हो गया, अगर 7 SSG 1 हो गया, यूनिक हो गया, अगर 7 SSG यूनिक हो गया तो वो नॉर्मल हो जाएगा, तो मतलब आपके पास 7 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा, लेकिन 7 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप मिलते ही वो सिंपल नहीं रह पाएगा, जबकि ग्रुप को सिंपल बोला है, मतलब n7 1 नहीं हो सकता, तो फिर n7 को 8 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है साइलो थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने प्रश्नों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक छोटा सा टॉपिक जो आपका बचा था साइलो थ्योरम, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस इससे थोड़े से जल्दी से हो जाएंगे कभी कभी, हमेशा नहीं बट कभी कभी। ठीक है, तो इसको मैंने कवर करा दिया आपका, बाकी आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है, और अभी आपका एग्ज़ाम भी करीब आ गया है, और आई थिंक शायद अब तो एडमिट कार्ड भी जो है आपके इशू हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, परेशान मत होइए ज़्यादा कि जितना ज़्यादा एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है उतना ज़्यादा आप थोड़ा परेशान होते जा रहे हैं, वो मत रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए अपने पास, कॉन्फिडेंस रहिए। ठीक है, आप निश्चित रूप से क्रैक करेंगे एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू सो मच।